तो आज टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। पहले तो हम समझेंगे स्पैनिंग ट्री क्या होता है और उसके बाद देखेंगे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के दो एल्गोरिथम होते हैं, एक होता है प्रेंस एल्गोरिथम और एक होता है क्रुस्काल्स एल्गोरिथम। ये दोनों एल्गोरिथम के बारे में हम आज समझेंगे। तो ये की टर्म्स जो हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ, ठीक है, सबसेट ऑफ ग्राफ G which has all the vertices covered with minimum possible numbers of edges। इसका मतलब हुआ जितने भी ग्राफ में जितने भी एजेस होती हैं सभी एजेस वर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं, सारे वर्टेक्स कनेक्टेड होते हैं एजेस के थ्रू। लेकिन स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, इसमें कोई साइकिल नहीं बनता है, कोई लूप नहीं बनता है। साइकिल इन द सेंस अगर हमने एक नोड से चलना स्टार्ट किया तो वापस अगर ऐसा कोई पाथ बन रहा है जिसमें हम वापस स्टार्टिंग वाले नोड पे आते हैं उसको कहा जाता है साइकिल। ओके, स्पैनिंग ट्री में साइकिल नहीं बनते हैं। एक मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस होती हैं इसमें, ज़्यादा एजेस नहीं होते हैं। By this definition, we can draw a conclusion that every connected and undirected graph G has at least one spanning tree। ठीक है, इससे हम बता सकते हैं कि किसी भी ग्राफ में मिनिमम एक स्पैनिंग ट्री तो बना ही जा सकता है। एटलीस्ट वन का ये मतलब हुआ कि कम से कम एक स्पैनिंग ट्री तो हो गई, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर, किस तरह का ग्राफ है। जैसे ये एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये ग्राफ है जिसमें तीन नोड्स हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तो तीनों नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं एजेस के थ्रू। अब इसके कितने पॉसिबल स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं? तो अगर हम स्पैनिंग ट्री बनाने जाएं तो तीन पॉसिबल बन सकते हैं। पहला किस तरह का होगा? पहला ए से बी में कनेक्शन किया और बी से सी में। ठीक, देखो यहाँ पे साइकिल नहीं बनना चाहिए। इसका ये मतलब हो अगर हम सी को ए से वापस कनेक्ट कर देते तो साइकिल बन जाता। इस चीज का ध्यान रखना, आपको साइकिल नहीं बनाने हैं। ठीक, स्पैनिंग ट्री क्या होता है, आपके वर्टेक्स सारे कवर होंगे लेकिन एजेस जो हैं वो मिनिमम पॉसिबल नंबर्स पे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर दूसरा स्पैनिंग ट्री बनाएं किस तरह से बनेगा? ए को हमने बी और सी दोनों से कनेक्ट कर दिया, बस सी और बी को कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि अगर सी और बी को कनेक्ट कर देते तो वो फिर से साइकिल बना देता और वो मिनिमम मतलब स्पैनिंग ट्री नहीं कहलाता। तो स्पैनिंग ट्री समझ में आ रहा है क्या है? मतलब आपका साइकिल नहीं बनना चाहिए। एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं स्पैनिंग ट्री का। तो हम क्या कर सकते हैं, ए को पहले सी से कनेक्ट किया और सी को बी से। ये थर्ड पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इसका स्पैनिंग ट्री का। समझ में आया? और कोई स्पैनिंग ट्री बन सकता है कैसे? नहीं, ये मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन है किसी भी स्पैनिंग इस ग्राफ के। ठीक, इस ग्राफ में तीन पॉसिबल स्पैनिंग ट्री बनाए जा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। स्पैनिंग ट्री आपको क्लियर हुआ क्या है? मतलब साइकिल कहीं भी नहीं बनना चाहिए। ठीक, और जितने भी पॉसिबल कनेक्शन आप कर सकते हो तो उसे कहेंगे हम स्पैनिंग ट्री। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट इसमें? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा? जैसे अभी हमने देखा स्पैनिंग ट्री बहुत सारे बना सकते हैं, एक ग्राफ की मल्टीपल स्पैनिंग ट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर हम वेटेड ग्राफ की बात करें, वेटेड ग्राफ में क्या होते हैं, लेबल्स होते हैं, हर एज के ऊपर नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब उसका वेट बताया होता है। अगर हम वेटेड ग्राफ की बात करें तो उसमें अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की टोटल कॉस्ट, जितने भी हमने मल्टीपल स्पैनिंग ट्री बनाए उसकी कॉस्ट निकालें, तो जो सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला ग्राफ होगा, स्पैनिंग ट्री होगा, उसे कहेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। पहले समझ लेते हैं डेफिनेशन। इन अ वेटेड ग्राफ, a minimum spanning tree is a spanning tree that has minimum weight than all other spanning trees of the same graph. In real world situation, this weight can be measured as distance, congestions, traffic, load or any arbitrary value denoted to the edge। मतलब हमें यहाँ पे जब हम कॉस्ट निकालते हैं, जैसे अगर इंदौर से भोपाल की डिस्टेंस निकालिए तो ऐसे मल्टीपल पाथ हो सकते हैं इंदौर से भोपाल के, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा हम वो चूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी वही है कि ग्राफ एक वेटेड ग्राफ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे वेट दिए हुए, कोई सेम ग्राफ है, बस वेट दिया 4 3 5।
इसका ये मतलब हुआ ए से सी की डिस्टेंस हम बोल सकते हैं 4 है, सी से बी की डिस्टेंस 5 एंड बी से ए की डिस्टेंस 3 है। ठीक? अगर हम इसके स्पैनिंग ट्री बनाए तो उसके वही सेम पॉसिबल 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे स्पैनिंग ट्री के। एक फर्स्ट वाला ये है, सेकंड और एक थर्ड। लेकिन अगर हम अब वेट कैलकुलेट करें, इस ग्राफ का वेट, टोटल वेट क्या होगा, 5 + 3 दैट इज 8। उसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 8। इसी तरह से अगर इस स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट निकालें तो कितना होगा, 4 + 7 दैट इज 4 + 3 दैट इज 7। एंड लास्ट नाइन। ग्राफ टोटल कॉस्ट इसका होगा 9। तीनों स्पैनिंग ट्री एक ही ग्राफ के हैं, लेकिन अगर कॉस्ट देखें तो सभी की कॉस्ट अलग अलग है। तो तीनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट वाला स्पैनिंग ट्री होगा उसे कहेंगे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाला जो ग्राफ है, दिस विल बी कॉल्ड एज मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? किसी भी ग्राफ के मल्टीपल ग्राफ स्पैनिंग ट्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन सभी में से हमें मिनिमम कॉस्ट वाला स्पैनिंग ट्री सेलेक्ट करना है, उसे कहेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री के कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं। अगर ये देखो, हम यहाँ डायग्राम से तो देख के बता सकते हैं कि मिनिमम कौन है, लेकिन जब बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ दिया होता है तो उसके लिए हमें एल्गोरिथम यूज करनी पड़ेगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए। तो वो एल्गोरिथम्स कौन कौन सी होती है? पहली होती है क्रुस्काल्स एल्गोरिथम और दूसरी होती है प्रिम्स एल्गोरिथम। तो पहले क्रुस्काल्स एल्गोरिथम की बात करते हैं। ये क्या होता है? क्रुस्काल्स एल्गोरिथम्स find the minimum cost spanning tree uses the greedy approach. Tree connects to another only and only if it has the least cost among all available options and does not violate NST properties. अब हमें क्या करना है, इसमें लीस्ट कॉस्ट जितनी पूरे स्पैनिंग ट्री में सबसे लीस्ट कॉस्ट वाले एजेस को हम पहले कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसको एग्जांपल में और एक्सप्लेन करूंगा अभी। और प्रिम्स एल्गोरिथम में क्या होता है? प्रिम्स एल्गोरिथम में हम एक नोड से जब चलना स्टार्ट करते हैं तो वहीं से उसको आगे एक्सपांड करते जाएंगे। Prims algorithm, in contrast with Kruskal's algorithm, treats the node as a single tree and keeps on adding new nodes to the spanning tree from the given graph. अब दोनों में अभी आप थ्योरी समझ लो। थ्योरी में यही बोल रहा है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले सारे लीस्ट कॉस्ट जितने भी एजेस हैं उनको हम पहले एक टेबल बना लेंगे। इसके बाद स्मॉलेस्ट कॉस्ट को ऐड करना शुरू करेंगे और उसके बाद ग्रेटर जो भी कॉस्ट होगी इस टाइप से हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में चलाना स्टार्ट करेंगे। प्रिम्स एल्गोरिथम में क्या करते हैं, एक नोड से जब स्टार्ट करेंगे तो उसको कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमें पूरा स्पैनिंग ट्री नहीं मिल जाता। दोनों एल्गोरिथम के हम एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रुस्काल्स एल्गोरिथम। एक ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चंस डायरेक्ट इसी टाइप से आते हैं। ठीक है, आपको ग्राफ दिया होगा, उससे आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है और एल्गोरिथम का नाम भी दिया होगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है, ड्रॉ अ एमएसटी यूजिंग क्रुस्काल्स एल्गोरिथम। अब ये ग्राफ दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे दो लूप्स बने हुए हैं। सी पे है सेल्फ लूप। सेल्फ लूप किसे कहते हैं? जब एक नोड से स्टार्ट करते हैं और उसी नोड पे वापस आते हैं तो उसको कहते हैं सेल्फ लूप। ठीक है, दूसरा क्या है, कहाँ पर है एक लूप, एक और लूप बना हुआ है ए से बीच में, तो पैरेलल एजेस है, इसको कहते हैं पैरेलल एज। जब एक दो नोड के बीच में दो एजेस कनेक्टेड होती हैं तो उसे कहा जाता है पैरेलल एज। अब पहला, सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो भी पैरेलल एज है और सेल्फ लूप है उसको रिमूव करना होता है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिमूव ऑल लूप्स एंड पैरेलल एजेस। अब इस चीज को भी ध्यान रखना है कि पैरेलल एज जैसे जैसे सेल्फ लूप है वो तो हम डायरेक्टली रिमूव कर देंगे, लेकिन जब पैरेलल एज की बात करते हैं तो पैरेलल एज में हमें जो हाईएस्ट कॉस्ट वाला जो एज होगा उसको रिमूव करना है। जैसे ए और बी में दो एजेस हैं, 9 और 6, तो हाईएस्ट वेट किसका है, इस वाली एज का है, तो हम इस एज को रिमूव कर देंगे। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट वाले को रहने देंगे, हाईएस्ट कॉस्ट वाले को रिमूव कर देंगे। इज इट क्लियर? जब इसको रिमूव करेंगे तो 9 और 1 यहाँ से रिमूव हो गया, बचा हुआ हमारा ये ग्राफ है। ठीक, ये तो हो गया पहली स्टेप में। सर वापस बताओ। पहले क्या करना होता है हमें, जहां जहां पैरेलल एज बन रहे हैं और जहां सेल्फ लूप आ रहे हैं
उनको पहले हमें रिमूव करना है ग्राफ से। तो अब रिमूव सेल्फ लूप को तो डायरेक्टली आप रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप पैरेलल एज में आओगे तो कौन सी एज को रिमूव करना है, दोनों में से जो हाईएस्ट कॉस्ट वाली है। जैसे यहाँ पे 6 और 9 दो एजेस हैं, तो हाईएस्ट कॉस्ट किसका होगा, 9 का, तो हम वो वाली एज को रिमूव करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इन केस ऑफ पैरेलल, ये तो हमने देख लिया, लीस्ट कॉस्ट वाले को रहने देंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे, तो ये ग्राफ मिलेगा हमको। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या करना, हमें जितनी भी एजेस के वेट दिए हुए हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज ऑल एजेस इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स। The next step is to create set of edges and weight and arrange them in ascending order of weightage. जैसे सबसे छोटी कॉस्ट किस किस की, दो एज के बी और डी एंड डी एंड टी। तो हमने क्या लिखा सबसे पहले, बी कॉमा डी, ये वर्टेक्स के नाम है, उनके बीच में एज का वेट कितना है, 2। डी और टी के बीच में एक एज है, उसका वेट है 2। ठीक है, इसी तरह से जितनी भी एजेस है ना, सभी को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो 2 के बाद अब 3 कहाँ है, एक तो ए सी और सी डी दिखाई दे रहा है, ए सी एंड सी डी। तो हमने यहाँ लिखा ए सी और सी डी, दोनों की वेट कितना दिया हुआ, 3। 3 के बाद नेक्स्ट कौन सा है वेट, 4। क्या नाम है इसका, सी कॉमा बी। जरूरी नहीं कि सी कॉमा बी लिखो, आप बी कॉमा सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है ना। तो सी कॉमा बी लिखा, उसमें लिख दिया 4। तो नेक्स्ट आते हैं बी कॉमा टी, क्योंकि बी कॉमा टी में 5 है, बी कॉमा टी में कितना वेट है, 5। 5 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट एज कौन सी है, 6, ए और कॉमा बी, यहाँ पे लिखा ए कॉमा बी और लिख दिया 6। 6 के बाद नेक्स्ट एज कौन सी है, 7, एस कॉमा ए, इसमें लिखा 7, और लास्ट वेट है 8, एस कॉमा सी। इस तरह से पहले काम क्या है, हमको अरेंज करना है, जितनी भी वेट दिया हुआ है एजेस का, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है इतना? आगे बढ़ें। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, एट द एज विच हैज द लीस्ट वेटेज। पूरे, अब यहाँ पे देखें, पूरे टेबल में हमने देखा 2 ही एज हैं जो लीस्ट कॉस्ट वाली। सबसे लीस्ट कॉस्ट किसका है, बी डी एंड डी टी। सबसे पहले हम किसको कनेक्ट करेंगे, बी डी एंड डी टी, दोनों को एक साथ हम कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या मिलेगा हमें, 2 और 2, ये वाली एज सबसे छोटी थी, तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या करना है आपको, बी से डी को कनेक्ट करना है और डी से टी को कनेक्ट करना है, मतलब एज बनाना है उसमें। ठीक, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट कौन आएगा, 2 के बाद कौन है नेक्स्ट हाईएस्ट, 3। तो कहाँ पे कनेक्टेड है 3, ए से सी के बीच में और सी से डी के बीच में। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए सी और सी डी को कनेक्ट कर देंगे। 2 वाली एज को एज इट इज रहने देना। नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाली एजेस को कनेक्ट करेंगे, दिखाई दे रही है ना, डार्क जो है ना उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब 3 के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 वेट वाली कौन सी एज है, सी और बी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम किसको कनेक्ट करेंगे, 4 सी और बी को। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक साइकिल। देखिए, दिख रहा है साइकिल, मतलब अगर सी से स्टार्ट करते हैं तो सी बी बी सी, वापस हम आ रहे हैं स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो इसका मतलब ये साइकिल बना रहा है। इस कंडीशन में हम इसको इग्नोर कर देंगे। इसका ये मतलब हुआ, हम 4 वेट वाली जो एज है उसको कनेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या मिल जाएगी, वो उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक, अब इसी तरह से हम 4 के बाद देखें तो 4 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट एज कौन सी है, 5। अगर हम 5 को भी कनेक्ट कर देते हैं तो फिर से साइकिल बन रहा है, बी टी टी टी, वापस वहीं आ रहे हैं, बी से चल के वापस बी में आ रहे हैं, तो उसको भी इग्नोर करना है। इसी तरह से अगर हम 6 को भी कनेक्ट करते हैं, 5 के बाद कौन आएगा, 6, उसमें भी साइकिल बन रहा है। देखो, ए बी डी सी ए, मतलब ये साइकिल बन रहा है, इसको हम कहते हैं लूप या साइकिल। इसीलिए 5 और 6 इन दोनों को भी हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, उनको कनेक्ट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद अब नेक्स्ट कौन सी हाईएस्ट एज है, 7। तो अब नेक्स्ट टाइम हम किसको कनेक्ट करेंगे, 7 को। ठीक है, तो उसको 7 को कनेक्ट करा,
उसके बाद कौन सी थी 8, अगर हम इसको भी कनेक्ट कर देते, ये वाली देखो एज 8, इसको भी कनेक्ट कर देते तो वो क्या बन जाता है साइकिल, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे और फाइनल स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमें ये मिलेगा। By adding edges s comma a, we have included all the nodes of the graph and we now have minimum cost spanning tree. अब जो हमें रिजल्ट मिला है ये रिजल्ट होगा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये जो एल्गोरिथम थी ये थी क्रिस्टल्स एल्गोरिथम। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? एक और एग्जांपल बता दूं उसका। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। सर आप पूछो, कोई डाउट है इसमें? नहीं, एक और एग्जांपल समझा रहे हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स ग्राफ दिया हुआ है, दिख रहा है ग्राफ कितनी सारी एजेस हैं और कितने सारे वर्टेक्सेस हैं। अब हमें क्या करना है, इसके लिए क्रिस्टल्स एल्गोरिथम यूज करके मिनिमम स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करना है। तो पहला स्टेप में हमने देखा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी एजेस हैं जो, या तो आप डायरेक्ट करना भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको पहले असेंडिंग और में एक टेबल बनानी है, अरेंज करना है वेट को, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट स्मॉलेस्ट जो एज होती है उससे हम कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, इस पूरे ग्राफ में सबसे स्मॉलेस्ट एज कौन सी, कोई बताएगा? सबसे स्मॉलेस्ट एज 1 7 to 6 1। तो सबसे पहले स्टेप में हम किसको कनेक्ट करेंगे, 7 6 को। तो 7 से 6 के बीच में हमने कनेक्शन किया। ठीक है, बाकी नोड्स आप बना लेना, बाकी ये एजेस कनेक्ट मत करना। ठीक है ना, आपको क्या करना, हर स्टेप में इस तरह से नोड बना के रखने हैं और उन्हीं नोड को कनेक्ट करना है जिनके बीच में हम जो लोएस्ट वेट वाला जो एज होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट चूज द स्मॉलेस्ट एज दैट इज 7,6, उसका वेट कितना है 1, कनेक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट, इसके बाद हाईएस्ट कौन है, 1 के बाद 2। अब देखो यहाँ पे दो जगह पे, एक तो 6,5 और 2,8, दो जगह दिख रहा है 2। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, दोनों को 1 बाय 1 कनेक्ट करेंगे। पहले हमने 2 को 8 को कनेक्ट किया, फिर उसके बाद 6 5 को कनेक्ट किया। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को यहाँ पे? यस 1 सर। के बाद 2, अब 2 के बाद कौन है हाईएस्ट, 2 के बाद 3 तो है नहीं, अब कौन है 4। 3 नहीं है, 4 दिख रहा है ये वाला। नेक्स्ट स्टेप में हम दो जगह 4, एक तो यहाँ पे भी एक यहाँ पे, तो दोनों को कनेक्ट कर देंगे, पहली बार इसको, दूसरी बार। समझ में आया? यस सर। क्लियर? 4 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट कौन है, 7 6। नहीं 6 लेकिन अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो साइकिल बन जाएगा। देखो अगर यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या बना देगा, साइकिल। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, आपको स्टेप में लिखना है, द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एज इज 6,8 इक्वल्स टू 6, बट चूजिंग दिस एज क्रिएट्स साइकिल, सो वी इग्नोर इट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे। 6 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट एज कौन सी है, 7, दो जगह पे 7,8 और 2,3, दो जगह दिख रहा है। तो दोनों को अगर हम करके देखें तो फर्स्ट वाला इसको अगर कनेक्ट करते हैं क्या बन जाएगा, फिर से साइकिल बन रहा है। देखो साइकिल मतलब ये पूरा एक साइकिल बन जाएगा, 7 को कनेक्ट करते हैं, दिख रहा है साइकिल। यस सर। इसीलिए हम उसको भी इग्नोर कर देंगे, ये साइकिल बन रहा है, इसको इग्नोर। लेकिन इसको कनेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रहा है। ठीक है, इग्नोर किसको करना है, ये वाली एज को इग्नोर करना है। ठीक, फिर नेक्स्ट 7 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट कौन है, 8, दो जगह दिख रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ। ठीक है, पहले हम कोई भी एक एज को कनेक्ट करते हैं, सपोज हमने कर दिया इस वाली एज को कनेक्ट करते हैं। ठीक, लेकिन अब इसके बाद अगर हम इस एज को कनेक्ट करने जाएंगे तो फिर से साइकिल बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 5 6 7 8 0 और 1, ये पूरा साइकिल बन जाएगा ये। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये साइकिल बना देगा। 1 से चलेंगे 2 पे, 1 से 2, 2 से 5 6 7 0 1, वापस वहीं आ रहे हैं, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे। इज इट क्लियर?
अब Yes, sir. 8 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट कौन है? 9, 9. ये वाली एज, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, कोई साइकिल नहीं बन रहा तो उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ये देखो 3 से 4 में कनेक्ट कर दिया, कोई साइकिल नहीं बन रहा वहाँ पे। समझ में आया? अच्छा, एक और डाउट ये हो सकता है आप लोगों का, जरूरी नहीं कि हम ये वाली एज को सबसे पहले कनेक्ट करें, हम चाहें तो 1 2 को पहले कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद इसको इग्नोर कर सकते हैं। देखो Yes, sir. इसके पहले वाले में मैंने क्या किया था, पहले इस वाली एज को कनेक्ट किया, बाकी है तो दोनों सेम। आप चाहें तो 1 और 2 को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उस कंडीशन में 0 7 को कनेक्ट नहीं करोगे आप, उसको इग्नोर करोगे, क्योंकि फिर उस कंडीशन में इसका साइकिल बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 को कनेक्ट कर दिया, 9 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट कौन है? 10। तो 10 कहाँ पे मिल रहा है? 5 4 के बीच में, देखो ये वाली एज। लेकिन अगर इसको हम ऐड कर दें तो साइकिल बन जाएगा, देखो साइकिल बन रहा है पूरा, ठीक है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इग्नोर करना है, इसको ऐड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. 10 के बाद हाईएस्ट कौन है? 11। लेकिन इसको भी ऐड करा तो ये क्या बन जाएगा? साइकिल बन जाएगा, देखो यहाँ पे साइकिल बन जाएगा। तो हम इसको भी इग्नोर करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है, सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. अब 11 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट कौन है? 14। 14. ठीक है, तो 14 को हम करेंगे तो फिर साइकिल बन रहा है, देखो साइकिल इधर दिख रहा है, तो हम इसको भी इग्नोर करेंगे। 14 के बाद कुछ बचा है? नहीं, कोई हाई स्टेज अब नहीं बची, 14 लास्ट स्टेज थी हाईएस्ट। उसके बाद जो फाइनल ट्री बनेगा वो होगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये हमारा फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा। Sir. हाँ तो हर स्टेप के बाद ये डायग्राम बनाना है क्या? हाँ बिल्कुल। ये एग्जाम. अब नेक्स्ट एल्गोरिथम आती है प्रेम्स एल्गोरिथम। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। पहली स्टेप तो वैसे ही है जैसे हमने क्रुशिकल एल्गोरिथम में देखी थी। पहले हमें क्या करना है, रिमूव करना है पैरेलल एजेस को और सेल्फ लूप। दो जगह दिख रहे हैं, एक तो सेल्फ लूप यहाँ पे बना हुआ है, इसको रिमूव कर देंगे, और पैरेलल एजेस में से भी हमें हाईएस्ट वेट वाले एज को रिमूव करना है। हाईएस्ट वेट दोनों में से 9 है, तो 9 को हम रिमूव कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब इसमें हमें थोड़ी अलग मेथड है। हमें क्या करना है, कोई भी नोड को, किसी भी नोड को हम एक आर्बिट्रेरी नोड सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको हमें स्टार्टिंग नोड अज्यूम करना है। ठीक है, सपोज हम एक जो एस है उसको हम स्टार्टिंग नोड अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जरूरी किसी को करना है, आप ए को भी कर सकते हो, बी को भी कर सकते हो, टी को भी, किसी को भी आप स्टार्टिंग नोड अज्यूम कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे किसको अज्यूम किया? एस को अज्यूम किया। अब हमें ये देखना है कि एस से दो एज निकल रही हैं, एक है 7 वाली और एक 8। दो वेट वाली एज निकल, एक 7 और 8। अब दोनों में से हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे जिसका कॉस्ट या जिसकी वेट मिनिमम हो? दोनों में मिनिमम कौन है? 7। अब हम किसको कनेक्ट करेंगे? 7। एस से हमने एच कनेक्ट करी, जिसकी कॉस्ट है 7। ठीक है, choose outgoing edge and select one with least cost. मतलब after choosing the root node S, we see that S comma A and S comma C are two edges with weight 7 and 8 respectively. We choose the edge S comma A as it is lesser than the other. समझ में आया? हमें क्या करना है, स्टार्टिंग नोड बनाना है, एज्यूम करना है, उसके बाद लीस्ट कॉस्ट जो भी दो एज से दिख रही है लीस्ट कॉस्ट वाली को करेक्ट करना है। अब किस पे आ गया हम? ए पे। अब when A, इस पूरे को हम एक सिंगल नोड की तरह ट्रीट करेंगे। इसे हम क्या करेंगे, एक सिंगल नोड की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, तो इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अब हम कहाँ पे आ चुके हैं? ए नोड पे आ चुके हैं। ठीक, तो अब ए से देखेंगे कौन कौन सी एजेस है कनेक्टेड। एक तो है 6 और एक है 3। एक ये वाली एज है और एक ये वाली एज है। दोनों में से मिनिमम कॉस्ट किसका है? इसका है मिनिमम कॉस्ट। ठीक है ना, तो हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे? ए से सी वाली एज को कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, ए से सी के बीच में कनेक्शन बना देंगे। इतना समझ में आया सभी को?
कितना समझ में आया सभी को? कोई डाउट इसमें? अब हम ये मान लेते हैं कि अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, सी पे आ चुके हैं। तो सी से कितनी एजेस निकल रही है? 3 एजेस हैं, एक तो 8, 4 और 3। ठीक है ना? 3 कौन कौन सी है? 8, 4 एंड 3। तीनों में स्मॉलेस्ट कौन है? सी से डी वाली एज स्मॉलेस्ट है। तो नेक्स्ट टाइम हम किसको सेलेक्ट करेंगे? सी से डी। दिख रहा है यहाँ पे? पहले हम एस से ए पे आए, ए से सी और सी से डी को कनेक्ट किया। इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? सिंपल है ना? अब हम कहाँ पे आ चुके हैं? डी सर पे एक बार बता दो एक बार। हेलो सर, हाँ, अगर सर सी पे अगर तीनों 3 3 3 होता तो सर क्या करते? वही हम डी पे आ गए ना। अब डी पे वही हो रहा है, देखो डी पे 2 और 2। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? सार्थक समझ में नहीं आया क्या? यस सर। सर मेरे को समझ में नहीं आया, बता दो ना एक बार। स्टार्टिंग से फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक स्टार्टिंग नोड सेलेक्ट करना है। स्टार्टिंग नोड हमने अज्यूम कर लिया एस। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि इससे कितनी एजेस है कनेक्टेड। एक तो ये ए की तरफ है और एक सी। 2 एजेस हैं, 7 और 8। तो दोनों में से मिनिमम कौन है? 7। इसीलिए हम कौन किसको सेलेक्ट करेंगे? एस से ए को कनेक्ट करेंगे, उसके ऊपर वेट लिखेंगे 7। इसके बाद अब हम कहाँ आ चुके हैं? ए पे आ चुके हैं। ए से कितनी एजेस है? एक ये 6 वाली और एक 3 वाली है। दोनों में से मिनिमम कौन है? 3। अब नेक्स्ट टाइम हम किसको कनेक्ट करेंगे? ए से सी को कनेक्ट करेंगे। अब हम कहाँ आ गए? सी पे आ गए। सी से 3 एजेस है, 8, 4 और 3। ठीक है ना? 8, 4 एंड 3। तीनों में मिनिमम कौन है? 3। तो अब हम किसको कनेक्ट करेंगे? सी से डी को कनेक्ट करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो Yes, sir. ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें दोनों एज सेम कॉस्ट की है। तो पहले हमें कोई भी जरूरी नहीं कि आप पहले इसको सेलेक्ट करो या पहले इसको, कोई भी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। पहले स्टेप में सपोज मैंने दोनों को ऐड कर दिया, पहले बी टी, उसके बाद बी टी। क्लियर? आपको दोनों में से 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। पहले आप इसको कनेक्ट कर लेना, उसके बाद इसको कनेक्ट। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हम सारे नोड्स ट्रैवर्स कर चुके हैं। देखा आपने? एस से ए, बी, सी सारे नोड कवर हो चुके हैं। अगर इसके बाद भी हम किसी नोड को कनेक्ट कर दें तो वो क्या बन जाता है? साइकिल बन जाता है। जैसे इसके पहले वाले डायग्राम में देखो, अगर मैं बी से टी पे आता तो साइकिल बना देता वो, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 कनेक्टेड हो चुके हैं। अगर मैं बी से टी को कनेक्ट कर देता तो साइकिल बनता, या ए से बी को कनेक्ट करता तो साइकिल बनता। इसीलिए उसको इग्नोर कर। ठीक है? आफ्टर एडिंग नोड बी spanning tree, we now have 2 edges going out of it having same cost, that is b to b and b to b, दोनों की same cost है। Thus we can add either one, but next step will again lead edge to as least cost. Hence we are showing a spanning tree with both edges included. अब ये हमारा फाइनल स्पैनिंग ट्री बनेगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। समझ में आया सभी को? क्लियर है? डाउट?